नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आजसू पार्टी ने आदिवासियों के धार्मिक भावना से जुड़ी हुई सरना धर्म कोड की मांग को जायज बताया है। वहीं आजसू ने राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि आज राज्य की विडंबना हो गई है कि जिसकी सरकार राज्य में हो वही जगह जगह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में आदिवासियों की सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर वह आदिवासियों के इतने हितैषी है तो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर अब तक पेशा कानून राज्य में क्यों नहीं लागू किया गया। वहीं कांग्रेस को बताना चाहिए कि 1961 में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम था, उसे हटाने का काम किसने किया। 2012 में यूपीए के सरकार ने आदिवासियों की सरना कोड को असंवैधानिक बताने का काम किया और आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार झारखंड में जाति का जनगणना नहीं होने देना चाहती है, जिसको लेकर राजनीति नौटंकी शुरू कर दी गई है। आजसू पार्टी है, हम लोग हर एक बात को एकदम स्पष्ट रूप से रखते हैं। हमारे बीच से झारखंड के ज्वलंत विषयों को लेकर के पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी आजसू के वरिष्ठ नेता आदरणीय परवीन प्रभाकर जी, मीडिया के संयोजक प्रवास जी और हमारे युवा नेता संजय मेहता जी। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कर करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है न ये पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये सिर्फ इनकी जो कथनी और करनी है इसमें बहुत फर्क है। जनता की आंख में धूल झोंक कर जनता को गुमराह करके ये बार बार सत्ता में आ जा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के समय जो ये बात करते हैं, चाहे 2019 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया या 2024 के चुनाव में जो बातें कही, अगर हम पलट कर देखते हैं तो पिछले 5-5.5 साल का जो इनका जो ब्यौरा है, ये सीधा सीधी जनता को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रुख है, इसको स्पष्ट करें।
चूंकि लगातार इस संबंध में जनता को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। इसी ढंग से जब सरना कोड की बात हम करते हैं तो 11 फरवरी 2014 का एक आधिकारिक वक्तव्य है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री का, मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का, कि सरना कोड को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज फिर घूम फिर कर वो इस पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आजसू पार्टी का क्लियर स्टैंड है सरना कोड के समर्थन में। सरना धर्म को मान्यता देने के संबंध में हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये लोग एक तरफ अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज को खारिज करते हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं ना कहीं आग धूल झोंकने का काम करते हैं। उधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक की। बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं राज्य में हायर एजुकेशन के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों में बेहतर सुविधा को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक की, जिसमें अहम कई मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हायर एजुकेशन के अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कुलपति से विचार विमर्श किया। वहीं राज्यपाल ने कुलपतियों को कई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए कि सभी कुलपति अगले बैठक में अपने द्वारा किए गए कामों की समीक्षा जरूर करें। साथ ही विश्वविद्यालय के पठन पाठन को लेकर भी वह अपने विश्वविद्यालय कैंपस का लगातार जायजा ले। उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया था और हम लोगों का सराहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि एक तरह का यूनिफॉर्म लेकर चले, एक रोड मैप बना के चले। एनईपी को हम लोगों ने सबसे, आप तो ये बात जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि 2022 में झारखंड का पहला विश्वविद्यालय था रांची, उसकी जो इम्प्लीमेंट किया और 22 से 4 साल के लिए 26 तक का था। उसमें 1 साल पहले मतलब जो 3 ईयर कोर्स, 1 ईयर पीजी, 2 ईयर पीजी, उसका भी हम लोगों का सिलेबस बन गया है, उसको भी प्रेजेंट कर दिया। सर सामने देखिए, सिलेबस प्रेजेंट कर दिया है, एकेडमिक काउंसिल से पास करेंगे और जुलाई 2025 से IKS लागू हो जाएगा। मेरा मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी इंस्टीट्यूशनल और एग्जिट सिस्टम हमारा ऑलरेडी चालू है, जिसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है और करीब 94,000 स्टूडेंट्स का उसमें हम लोगों ने डाटा अपलोड कर चुका है, उसी बता चुके हैं। सो NEP का जो प्रोग्रेस था, जो IKS का प्रोग्रेस है, उन चीज़ों को, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जो स्किल डेवलपमेंट में हम IIT IISM के साथ चल रहे हैं, IIT मद्रास के साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया और संतोष था। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के झारखंड आगमन पर पार्टी ने कई अहम मुद्दे उठाए। वहीं आयोग के सदस्य बाबा धाम में आशीर्वाद लेने पहुंचे, रास्ते में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त आयोग के प्रतिनिधियों और राज्य के मंत्रियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और आगामी बैठकों में राज्य के समग्र विकास को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य और देश में सबसे अधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से एक है। इसके बावजूद उसे अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जेएमएम ने बताया कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र अधिकांश पर्वतीय और दुर्गम है, जिससे विकास कार्यों में अतिरिक्त कठिनाइयां आती हैं। खनन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और पलायन भी होता है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी को नुकसान पहुंचता है। खासतौर पर यूरेनियम जैसे खतरनाक खनिज के खनन से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। जो रैक होता है, जो दूसरे रूट का जो रिजेक्टेड रैक होता है, वो रैक यहाँ पर आ जाता है, चाहे वो राजधानी हो। हमारा जो क्षेत्र है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में की विशेषता है कि जो गांव बसे हुए या तो वो पर्वत के तल पर है या 2 पर्वत के बीच में। तो ये प्रदेश हर तरह से, चाहे वो वन संपदा हो,
जैव संपदा हो, खनिज संपदा हो, या फिर जो औषधीय वनौषधीय संपदा के साथ साथ मानव संपदा में भी सबसे धनी राज्यों में गिना जाता है। आज लेह लद्दाख या पूर्वोत्तर के राज्यों में बीआरओ का जो रोड बनता है उसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक हमारे राज्य से जाते हैं। ये जाने का कारण भी है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापन होता है, क्योंकि खनिज होने के कारण खनिज के जो उत्खनन के तहत जो जमीनें ली जाती हैं उसके बाद लोगों का विस्थापन होता है और उनका पलायन भी होता है, जिसके कारण डेमोग्राफिकल इनइक्वलिटी भी हमारे यहाँ बढ़ती गई। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जमशेदपुर टाटा जू ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अब आप जू के किसी भी जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके तहत आप उक्त जानवर को 1 वर्ष या फिर 5 वर्ष के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस जानवर के भोजन से लेकर दवा का पूरा इंतजाम करना होगा। जब आप किसी भी जू के जानवर को अडॉप्ट करेंगे तो उसका देखरेख जू प्रबंधन ही करेगा। आपको केवल उसका खर्च उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में अब तक कई लोगों ने बंदर, हिरन एवं भालू को अडॉप्ट किया है। इसके एवज में आपको और आपके पूरे परिवार को जू एंट्री फ्री होगी। आप जू के समय पर जू में जाकर अपने अडॉप्ट किए गए जानवर को देख सकेंगे। जू प्रबंधन ने कहा कि काफी लोग जानवर प्रेमी होते हैं, मगर वे बड़े जानवरों को अपने घर में पाल नहीं सकते। वैसे जानवर प्रेमियों के लिए इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि आप अगर किसी जानवर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। लोग होते हैं, कहते हैं कि हम जू के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने फिर हमने मैनेजमेंट में इसको डिस्कस किया कि लोगों को जोड़ने के लिए, और फिर और दूसरा एक ये भी आइडिया था कि जो हमारे खर्चे होते हैं जू के, उसमें कि खर्चा अगर थोड़ा सा हम लोग अपने रिसोर्सेज से जनरेट कर लें तो वो हमारे जू के फर्दर सस्टेनेंस के लिए अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। पहले से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, करीबन 6-7 साल से चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो कोरोना के टाइम से हम लोगों ने बेसिकली शुरू किया था। जब हमारा विजिटर एंट्री बंद थी, कोई इनकम नहीं थी, तो हम लोगों ने टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों से संपर्क करके उनसे एनिमल अडॉप्शन किया था। अब हम लोग जो आम पब्लिक हैं, जो छोटे लोग जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको भी हम इंकरेज करेंगे कि हमारे यहाँ आकर वो एनिमल अडॉप्ट करें। और 1 साल का चार्जेस अलग है, 5 साल के चार्जेस अलग हैं। और जो एनिमल अडॉप्शन में क्या होता है कि जितना हमारा एक एनिमल पे खर्चा आता है, लगभग मान लीजिए एक टाइगर है तो टाइगर में कितना मीट लगता है, कितनी मेडिसिन लगती है 1 साल के अंदर, कितना उसके एनिमल कीपिंग पे खर्चा होता है, तो उसको मिला के हम उसका 1 साल का खर्चा निकालते हैं। और वो हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो एनिमल अडॉप्ट करें और हमारा जो प्रबंधन है उसमें सहयोग करें। बीच बीच में लोग आते रहते हैं, मतलब बहुत सारे, इनका मैं नाम लेना भी सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अडॉप्ट करते हैं। वहीं सरायकला स्थित आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बीते 26 मई को ट्रक में लोड कर 16 टन लोहे को खपाने की योजना थी, जिसे कंपनी मालिक की तत्परता और पुलिस के सहयोग से बरामद कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंद्राणी इंटरप्राइजेज से दुकानों के शटर बनाने में प्रयुक्त 16 टन लोहा एक ट्रक पर लोड कर उड़ीसा के लिए डिलीवर किया गया था। इस बीच अपराधियों ने जबरन ट्रक चालकों को उड़ीसा के बजाय रांची ले जाने पर मजबूर किया। ट्रक सहित पूरा माल रांची में ले जाकर खपाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची के पुदांग, दीपा टोली, लाजपत राय चौक से 3 अलग अलग ट्रकों को बरामद कर लिया। पुलिस ने यहां से आरोपी राजन कुमार महतो को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी विक्की और ललितेश प्रसाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने सभी ट्रक को आदित्यपुर थाने में लाकर रखा।
वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही। इधर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि आदित्यपुर से माल उड़ीसा के लिए डिलीवरी की जानी थी। उड़ीसा माल नहीं पहुंचने पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के कंपनी से संपर्क किया गया था। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंद्रानी इंटरप्राइजेज कंपनियां हैं जो कि अपना शटर का माल मतलब दिनांक 26 दिन शनिवार को सुबह 12 बजे उड़ीसा के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और इसी क्रम में कुछ बदमाश या एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग वो माल को अपना जहाँ पर डिलीवरी देना था वहाँ ना देके वो सीधे रांची ले गए और वहाँ पर ही बेच दिए, जिसका इनके द्वारा थाना में सूचनाएँ दी गई और FIR कराया गया और थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर अनुसंधान किया गया। तो ये माल आपका रांची कुंदाग से मतलब बरामद किया गया और साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। क्या माल है इसमें? इसमें आपका लोहा शटर का जो बनाने के लिए है कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये माल है, जिसमें से हमारे 15 टन की माल का रिकवरी हो गई है और सारे अभियुक्त आइडेंटिफाई हो गए, उस पर भी अग्रतर कार्रवाई की। गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की हुई है। घाटशिला से जिला परिषद सदस्य करण सिंह को घाटशिला पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके विरोध में जमशेदपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत तमाम जिला परिषद सदस्यों ने जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर इसके जांच की मांग उठाई है। वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि जिला परिषद सदस्य करण सिंह एक नाला निर्माण के मामले को लेकर जांच के लिए गए थे। वहां एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है जो पूर्व में जिला परिषद से पास हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से उसे निरस्त कर दिया गया। जनता की शिकायत पर इसकी जांच हेतु जिला परिषद सदस्य करण सिंह वहां पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस ने बिल्डर से साठ गांठ कर जिला परिषद सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और रात भर थाने में रखकर उन्हें सुबह जेल भेज दिया। इन्होंने कहा कि यह सरासर थाना प्रभारी और स्थानीय पुलिस की मनमानी है, जिसके खिलाफ जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आज घाटशिला थाना से संबंधित एक केस है जो हमारे जिला परिषद सदस्य छोटा भाई करण सिंह से संबंध है और चूँकि जनता के आवेदन से हमारे जिला परिषद सदस्य एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे। चूँकि अवैध तरीक़ा से उस नाली का निर्माण हो रहा था, उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, क्योंकि वो ज़मीन जो रेलवे का था और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर DDC के आदेश पर गए थे और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बात के ऊपर रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी के काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर के सपोर्ट में काम किए और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे और वो स्वयं मैंने लोगों को लगा के वहाँ का नाली का निर्माण किया। हम लोग विरोध किए, मगर उन्होंने एक पुराना केस को लेके को चालान किया गया और हम लोग SSP के माध्यम से आज हम पहुँचे, हम लोग को बोले कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधि का पूरी तरह से मान सम्मान को ठेस पहुँची है। इसको लेके हम लोग बहुत जल्द हेमंत सोरेन से जाकर मिलेंगे और हमारे क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि जो भी थाना से संबंधित लोग जाएंगे तो उनके बातों को सुना जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए और इस विषय को लेके SSP बोले कि हम इस बात को एक टीम गठित कर रहे बैठक करेंगे और सभी थाना प्रभारी को निर्देश देंगे। इस प्रकार जनप्रतिनिधियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए और चूँकि एक थाना में एक जनप्रतिनिधि के साथ खुद हम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, खुद घाटशिला थाना का प्रभारी जो है ना हमारे साथ मिसबिहेव किए, दुर्व्यवहार किया, बात करने को उनको तमीज़ नहीं है। एक चेयरपर्सन के साथ किस प्रकार से बात करना चाहिए इनको पता नहीं है। इसका हम लोग
एसएसपी को जानकारी दी, उन्हें आश्वस्त किए कि थाना प्रभारी के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द। वहीं जमशेदपुर में राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार द्वारा जिले के नए वरीय पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया गया। साथ ही पूर्व की भांति स्वर्ण व्यवसायी एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त सभा का आयोजन किए जाने की मांग भी की गई। इन्होंने कहा कि शहर में चोरी, छिनताई एवं लूट आदि की घटना होती रहती है। सोना या चांदी की खरीद बिक्री करने के कारण दुकानदारों के प्रति पुलिस का रवैया सही नहीं है और इस कारण दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सोनार व्यापारी और प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई थी और इसका परिणाम सार्थक निकला था। दुकानदार कई वर्ष भयमुक्त वातावरण में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से भय का माहौल है, जिस कारण एक बार फिर से पूर्व की तरह बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि स्वस्थ व्यापारिक वातावरण का निर्माण हो सके। चल गया, देख लीजिए। सोनार महापरिवार के तत्वाधान में पूरे दुकानदारों का एक मंडल हमारे नए सीनियर एसपी साहब से मुलाकात कर को सम्मानित किए, वस्त्र रंग पहना के और हम पुष्पगुच्छा दे के, और एक आग्रह भी किए हमें सभी दुकानदारों की तरफ से कि पूर्व के तरह एक बैठक प्रशासन और दुकानदारों के बीच रखा जाए, ताकि ज्वेलर्स दुकानदारों के बीच रखा जाए ताकि हम लोग का जो भयमुक्त व्यवसाय कर सके। इसमें बहुत सा त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों को आपस में असमंजस बना कर कैसे क्या करना है, क्या बिजनेस करने का आधार है, उससे हम लोग विचार करने के लिए एक बैठक रखने का आग्रह किए। कितने लोग आज हमारे समाज के दुकानदारों के बीच में करीब 20 से 25 लोग उपस्थित हुए थे। कुछ वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।